हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है स्लीपिंग डॉग्स। ये मूवी 2024 में आई थी। मूवी शुरू होती है और हमें स्टार्ट में एक बूढ़ा सा इंसान दिखाया जाता है जिसका नाम रॉय फीमैन है और वो अपने सर में दर्द होने के कारण बहुत परेशान बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। उसी दर्द में बिस्तर से उठता है और खुद के लिए खाना बनाने चला जाता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रॉय फ्रीमैन के सारे बाल को निकाला जाता है और उसके सर में एक ड्रिल करके छेद किया जाता है क्योंकि उसके सर में अल्जाइमर हो चुका होता है और उसकी सारी याददाश्त मिटने लगती है, जिसके कारण गवर्नमेंट उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है और उनके मेमोरीज को स्टिमुलेट करना चाहती है। पर इसके बाद भी वो अपने याददाश्त को भुलाता जाता है। प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है जहाँ उसे एक फ़ोन आता है। फ़ोन की दूसरी लाइन पर एमिली नाम की एक बंदी होती है जो कि एक संस्था के लिए काम करती है जो कैदियों को आज़ाद करने का काम करती है। और इसी सिलसिले में वो रॉय फ्रीमैन को कॉल करती है और उसे बताती है कि पास्ट में आपने एक केस लिया था जिसका नाम था आइजैक सैम्यूल और वो कैदी रिहाई के लिए गुहार कर रहा है और इसी सिलसिले में वो उससे मिलना चाहती है। फिर वो दोनों एक पब में मिलते हैं जहाँ एमिली सैम्यूल की फ़ाइल रॉय को सौंपती है और वो कहती है कि आप इसको एक बार पढ़िए और इसके बारे में याद कीजिए, इस केस के बारे में। घर जाकर रॉय फ्रीमैन अपने पुराने फाइल्स में आइजैक सैम्यूल का नाम ढूंढता है और उसे पता चलता है इस केस के बारे में। पर क्योंकि उसकी याददाश्त खोती जाती है, उसे बस नाम याद होते हैं और कुछ भी उस समय का नहीं याद होता है और वो तय करता है कि आइजैक सैम्यूल से वो जाकर जेल में मिलेगा। और फिर रॉय फ्रीमैन आइजैक सैम्यूल से मिलने उससे जेल जाता है जहाँ सैम्यूल बताता है कि उस रात उसने बहुत शराब पी हुई होती है और उसी शराब के नशे में उस घर में जाता है, लेकिन उसे याद होता है कि वो उसने मर्डर नहीं किया है। और वो कहता है कि उस रात उस घर में कोई और भी आया था, पर क्योंकि वो नशे में था उसको उसका चेहरा याद नहीं है। रॉय फ्रीमैन को कुछ भी याद नहीं होता है, लेकिन फिर भी उचित को आगे बढ़ाते हुए पूछता है कि इतने साल के बाद तुम्हें क्यों ये याद आया कि उस रात उस घर में कोई और भी था। जिस पर सैम्यूल कहता है कि ये अचानक नहीं हुआ है, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ इस बात को बाहर लाने की। फिर रॉय फ्रीमैन पूछता है कि उस रात तुम उसके घर गए ही क्यों थे, जिस पर वो बताता है कि पीटर ने उसके खिलाफ एक गवाही दी थी और वो उससे गुस्सा था, लेकिन वो उसके मारने के मकसद से अंदर नहीं गया था, वो उससे सिर्फ बदला लेना चाहता था। सैम्यूल अपने में रिचर्ड फेंस का नाम लेता है और जब रॉय पूछता है कि रिचर्ड फेंस कौन है तो वो बताता है कि कुछ दिन पहले वो इसके पास आया था और इसी कत्ल के बारे में कुछ बातचीत किया था और उसने बताया था कि वो इस इंसिडेंट पर किताब लिखने वाला है। रॉय अपने घर आ जाता है पर उसके सर के दर्द का कोई इलाज नहीं होता है और वो अभी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था और वो बैठकर सोचता रहता है। फिर उसे अपने पार्टनर की याद आती है जिसका नाम जेमी रीम्स होता है और फिर वो उससे मिलने चला जाता है। जेमी रीम्स और रॉय फ्रीमैन अपने रूम में बैठे हुए होते हैं और अपने पिछले दिनों को याद कर रहे होते हैं, पर रॉय फ्रीमैन को कुछ भी याद नहीं होता है और वो अपने पार्टनर को ये सारा कुछ बताता है कि सारा कुछ मेरे लिए नया है, सारे केसेस मेरे लिए सब कुछ नया जैसा लगता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिस पर अपनी वाइफ डेड की फ़ोटो दिखाता है और पूछता है फ्रीमैन से कि क्या तुम्हें मेरी बीवी याद है, और वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं याद है। और वो फिर बताता है कि पिछले साल ही उसकी मौत हो चुकी है। फिर रॉय सैम्यूल के केस के बारे में जिमी से पूछता है, जिस पर जिमी आश्चर्य में आ जाता है और वो पूछता है कि अचानक से ये 10 साल पुराना केस को क्यों तुम लेके बैठे हुए हो। बताता है कि रिचर्ड फेंस के उंगलियों के निशान पूरे घर में है, मुझे अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए कहा है, जिसके लिए मैं इस केस में फिर से दिलचस्पी दिखा रहा हूँ। जिस पर जिमी कहता है कि ठीक है, मेरे पुलिस में भी जान पहचान है और मैं इस केस के बारे में बाकी सारी डिटेल्स को निकालने की कोशिश करता हूँ। और ये कहकर अपने घर चला जाता है और घर पर सोच ही रहा होता है इस केस के बारे में कि तभी जिमी का फ़ोन आता है और वो कहता है कि रिचर्ड फेन मिल गया है और उसे एड्रेस भेजता है। जब रॉय वहाँ पहुँचता है तो उसे रिचर्ड फेमैन की लाश मिलती है, पर रॉय जिमी से मौत का कारण पूछता है जहाँ वो बताता है कि ये ड्रग ओवरडोज से मरा है। पर जब रॉय उसके कलाई को देखता है तो सिंगल एक ही नीडल का निशान होता है, जिस पर वो कहता है कि वो एडिक्ट तो बिल्कुल नहीं था, अगर एडिक्ट होता तो उसके हाथ पे और भी निशान होते हैं। और इतना कह ही रहा होता है कि उसे अचानक से पिछले कुछ धुंधली सी यादें याद आती हैं जहाँ रिचर्ड को कत्ल के अगले सुबह वहाँ देखता है। इस पर जिमी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अपने दिमाग को रिलैक्स करो, पर रॉय कहता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं इस केस को फिर से एक बार देखना चाहता हूँ। रॉय रिचर्ड फेन के फ्यूनरल में जाता है जहाँ वो उसका छोटे भाई से मिलता है और उसकी लिखी हुई किताब को वो उससे ले लेता है। और रॉय उसके भाई से पूछता है कि आपके भाई को कब से नशे की लत है, जिस पर उसका भाई बिल्कुल साफ मना करके कहता है कि मेरे भाई ने कभी ड्रग्स नहीं लिए। फिर रॉय उसकी वो किताब लेकर अपने घर आ जाता है और उस किताब को पढ़ने लग जाता है। हमें शुरू से ही यादों के बारे में बात कर रहा होता है और फिर वो बताता है कि वो कैसे एक पार्टी में गया था जहाँ लॉरा बेनी से मिलता है और फिर लॉरा बेनी और रिचर्ड की दोस्ती हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद लॉरा बेनी रिचर्ड को जॉर्ज पीटर के पास लेकर जाती है काम के सिलसिले में। वहाँ वो तीनों बैठकर बात कर रहे होते हैं और फिर वो दोनों रिचर्ड को बताते हैं कि लॉरा और जॉर्ज पीटर दोनों मिलकर एक किताब लिख रहे हैं। फिर क्योंकि रिचर्ड के पास कोई काम नहीं होता है तो जॉर्ज पीटर उसे सारी किताबों को सिलसिलेवार तरीके से पढ़ने का काम देता है और इसके लिए वो $500 भी ऑफर करता है। रिचर्ड इसके लिए तैयार हो जाता है और उसके घर में रहकर उसकी किताब को सिलसिलेवार तरीके से रखने लग जाता है। और इसी दरमियान उसे पता चलता है कि जॉर्ज पीटर और लॉरा के बीच में भी कुछ संबंध है और जिसे जानकर रिचर्ड की लॉरा के साथ कहासुनी भी होती है।
फिर एक दिन रिचर्ड सारी किताबों को सजा ही रहा होता है कि उसे एक ड्राफ्ट मिलता है जिसका नाम होता है मिरर इफेक्ट, और वो जॉर्ज पीटर का ही लिखा हुआ होता है। लेकिन उसके नीचे लॉरा बेनी खुद का भी नाम लिखी हुई होती है, जिस पर वो जॉर्ज पीटर से पूछता भी है कि इस पर वो खुद का नाम क्यों लिखी हुई है, जिस पर वो बताता है कि ये कहानी उसकी है। लॉरा खुद भी क्रेडिट मांगती है, इस कारण वो यहाँ पर खुद लिख दिया उसका नाम। अब रिचर्ड लॉरा के पास जाता है और उसकी फिर से उसके साथ कहासुनी हो जाती है, और वो रात को जब आता है घर पर तो लॉरा वहाँ नहीं होती है, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है। और अगले सुबह फिर आता है, तब उसे पता चलता है कि जोसेफ विंडर को बेस बैट से मार मार कर कत्ल कर दिया गया है और गुनहगार ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। उसके बाद रिचर्ड लॉरा बेनी को बहुत ढूंढता है, लेकिन वो मिलती नहीं है। लेकिन वो उसे एक दिन मिलती है। किताब यहीं तक लिखी हुई थी और यही पढ़कर रॉय फ्रीमैन समझ नहीं पाता है कि उसे वो अगले दिन कहाँ मिली थी। अब रॉय फ्रीमैन जांच को आगे बढ़ाते हुए जोसेफ विंडर के बटलर के पास जाता है और उससे उसके बारे में छानबीन करता है, जिस पर जोसेफ का बटलर उसे बताता है कि जोसेफ विंडर बहुत अच्छा इंसान था और वो उसकी बहुत मदद करता था। उसके दाहिने पैर में कुछ बीमारी थी जिसके कारण वो चल नहीं पाता था, और वो भी उसे दवाई देकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा होता था। उसे पैसों से भी उसकी बहुत मदद की थी। वो जोसेफ विंडर के बारे में एक बात बताता है कि उसके बहुत लड़कियों के साथ नाजायज़ संबंध थे और वो उनके साथ संबंध करते हुए भी टेप बनाता था। फिर वो इसी कत्ल के सिलसिले में अपने दोस्त और पार्टनर जेमी से जाकर मिलता है। इसी केस के बारे में बात करने लगता है, जिससे जेमी गुस्सा हो जाता है और चिड़चिड़ा कर उसे कहता है कि इस केस को तुम वहीं पर छोड़ दो, जिस पर रॉय फ्रीमैन उस पर भी शक करने लग जाता है। रॉय फ्रीमैन की सबसे बड़ी खोज थी कि वो लॉरा बेनी को ढूंढना चाह रहा था, और वो इंटरनेट पर उससे ढूंढने लग जाता है और उसे फिर इंटरनेट पे एक नाम दिखता है डॉक्टर एलिजाबेथ का, जो कि हूबहू लॉरा की तरह दिखती थी। तो फिर वो उससे कॉलेज में जाकर मिलने लगता है और एलिजाबेथ उसे पहचान जाती है, पर जो रॉय फ्रीमैन को कुछ भी याद नहीं आता है, जिस पर वो कहती है कि हाँ हम पहले मिल चुके हैं। फिर रॉय फ्रीमैन इसी कहानी के बारे में पूछता है उससे, जिस पर वो मना कर देती है, बोलती है कि मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती हूँ। तो वो अपने घर पर होता है और बाहर एक गाड़ी बहुत तेज़ से उसके पीछे आती है, जिस पर वो उस गाड़ी के ऊपर गोली चला देता है। और फिर जब वो गाड़ी के पास जाता है तो देखता है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है वो जोसेफ विंडर का ही बटलर था। तो समझ में आने लगता है कि वो अपने केस के बहुत करीब आ चुका है, जिसके कारण उस पर हमला होने लग गया है। और वो फिर वो जोसेफ विंडर के कत्ल वाली जगह पर जाता है और पिछले कुछ यादों को याद करने लग जाता है, जिससे उसे कुछ धुंधला से याद आता है। और वो एक जगह जाकर ज़मीन खोदने लगता है और वहाँ से उसे एक बेस बैट मिलती है कि कत्ल का मेन हथियार था। और तभी पीछे से उसका पार्टनर जेमी आ जाता है और उसके पीछे लॉरा आ जाती है, जो कि एलिजाबेथ के नाम से रहती थी। और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। ये घर के अंदर जाकर पिछली बातों को याद करने की कोशिश करते हैं, जिस पर जेमी रॉय फ्रीमैन को डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें इस केस के बारे में कुछ भी जानबीन करने के लिए मना न किया था। और रॉय फ्रीमैन को पूरी तरीके से जेमी के ऊपर शक हो जाता है और वो कहता है कि तुमने क्या किया था जेमी, जिस पर जेमी कहता है कि मैंने क्या किया था, मैंने मामले को रफा दफा किया था और अब तुम्हारे कारण ये फिर से ऊपर आ रहा है। इसी बीच लॉरा जो होती है वो रॉय फ्रीमैन के बीवी के बारे में बात करने लग जाती है, जिस पर जेमी उसे कहता है कि बस करो लॉरा। और यहाँ पर रॉय फ्रीमैन को शक हो जाता है कि ये दोनों ही मिले हुए हैं। फिर जेमी बताता है कि लॉरा पेशेवर कातिल शुरू से रही है और जॉर्ज वीटर का जो बटलर था वो उसके साथ मिला हुआ था, और इन्हीं दोनों ने मिलकर रिचर्ड फिन को ओवरडोज ड्रग के देकर मारा और तुम्हें भी मारने की कोशिश की। ना कहते हैं लॉरा अपने गन को जेमी के ऊपर तान देती है और उसे गोली मार देती है। लॉरा रॉय फ्रीमैन के ऊपर भी गन तान देती है, पर नीचे जख्मी पड़ा हुआ लॉरा को गोली मार देता है और फिर वही फर्श पर दोनों मर जाते हैं और रॉय फ्रीमैन जिंदा बच जाता है। फिर वो कॉल करता है आइजैक के जेल में और उसे बेगुनाह साबित करता है। आइजैक बेगुनाह साबित हो जाता है और बरी हो जाता है, क्योंकि ये केस सॉल्व हो चुका था। और रॉय फ्रीमैन को लगता था कि जेमी और लॉरा ने ही मिलकर विंडर का कत्ल किया था। केस के सारे डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर एक डब्बे में डालने लग जाता है और फिर उसे अचानक से पिछली बातें याद आने लग जाती है, जिसमें उसे लॉरा बेनी के साथ ही किया हुआ कन्वर्सेशन याद आता है। और उसे याद आता है कि वो लॉरा बेनी के साथ एक बार में बैठा हुआ था और वो अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा होता था, जहाँ लॉरा बेनी उसे बताती है कि जॉर्ज विंडर का उसके बीवी के साथ भी नाजायज़ संबंध थे। इस पर रॉय दरअसल नकार देता है, जिस पर लॉरा बेनी उसे एक टेप देती है। जॉर्ज पीटर की आदत थी, वो हर किसी चीज़ को टेप करता था। फिर उसे याद आता है कि उसने उस टेप को चलाया था और उसे देखा था जिसमें उसकी सच में बीवी थी। और वो एक रात को जॉर्ज पीटर के घर जाता है और उस बैट से मार देता है। और ये सब करते हुए उसे जेमी उसका पार्टनर देखता है और सर पकड़ लेता है, जिसमें जेमी किसी तरीके से हाथ नहीं था। लेकिन जेमी ने रॉय फ्रीमैन को बचाने के लिए उस बेस बैट को एक जगह दफना दिया और सब कुछ साफ करके उसी आइजैक के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल दिया। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉय फ्रीमैन ही असली कातिल था। उसी ने उस रात जाकर जॉर्ज पीटर की कत्ल की थी, क्योंकि उसकी बीवी के साथ नाजायज़ संबंध थे। और फिर हमें स्क्रीन पर रॉय फ्रीमैन एक गन को लोड करते हुए दिखता है बस, और यहीं पर मूवी खत्म होती है।